तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं यहाँ पे थोड़े हार्ड रखे गए हैं। हार्ड इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं वो थोड़े से नॉर्मल थे, लेकिन अब जितने भी प्रश्न बनाए जाएंगे थोड़े इनके स्तर जो है बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आते आते आप लोगों का प्रिपरेशन इतना मजबूत हो जाए कि आप लोग प्रश्नों को देखते ही सॉल्व कर दें। तो खास करके उनके लिए मजबूत हो जाएंगे जिनका यहाँ पे एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। पहली बार देने वाले के लिए, एग्जाम देने वाले लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है या फिर सहायक होता है। तो पहला करा है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा करा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और संकल्पना को यहाँ पे कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों की निहित भाषा संस्कृति और विविधताओं का ध्यान में रखना। और चौथा कह रहा है कि सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का समय यहाँ पे सारणीकरण करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, क्योंकि प्रश्न देखिए थोड़े हार्ड है और आप लोगों का यहाँ पे टारगेट जो है यहाँ पे 15 प्रश्नों का है 20 में से। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पहले ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को बात कर रहा है, यानी सभी चीज़ों को एक साथ रखने की बात कर रहा है। स्पष्ट मतलब शुद्ध की बात कर रहा है, कविताओं की बात कर रहा है, कहानी कथन का प्रयोग करके सिखाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पाठ को आनंददायी बनाने, रोचक बनाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे संकल्पना कहानी में यहाँ पे आनंददायी नहीं होगा। यहाँ पे स्थानिक एवं वैश्विक स्तर पर एकदम सही है, संसार की प्रकृति खोजने के लिए, और कल्पना यहाँ पे दिया है तार्किक चीज़ की और योग्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। तीसरा कर रहा है शिक्षार्थियों में निहित, शिक्षार्थियों के अंदर निहित की बात नहीं कर रहा है, अध्ययन की बात कर रहा है। और यहाँ पे चौथा कर रहा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा सामग्रीकरण सही है, लेकिन यहाँ पे संकल्पनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते जब तक आप बताएंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका पहले दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे ये कराया कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो पहला कराए समूह में द्वंद्व का मतलब होता है एक तरीके से आप विवादित तरीके से बताना, या फिर एक लोगों में या फिर झगड़ा की बात कर रहा है, या फिर प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, जो कि आपका गलत है। दूसरा कराए गहन प्रतियोगिता शिक्षक के लिए नहीं छात्र के लिए होनी चाहिए। करा उच्च उपलब्ध और यहाँ पे स्वयं गरिमा, यानी खुद से करने के लिए और खुद से बालक को यहाँ पे तार्किक रूप से सोचने के लिए बताना, तार्किक रूप से यहाँ पे बताने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा दूसरे का यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा आपका तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, रटती है, याद रखिएगा। यहाँ पे तार्किक रूप से सोचती नहीं है, रटने की बात कर रहा है, रट कर तुरंत यहाँ पे सीख लेती है। जबकि लीना चर्चा का यहाँ पे करा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क और यहाँ पे आलोडन यानी मस्तिष्क यानी क्या कह सकते हैं आप, तार्किक रूप से सोचती है कि बाद के प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश को विकासात्मक सिद्धांत की ओर यहाँ पे संकेत करता है। पहला करा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा करा है कि निरंतरता की ओर, चौथा करा है, तीसरा करा है कि अंतर संबंध के द्वारा, चौथा करा है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हर बालक जो होता है उसकी सीखने की शक्ति अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं व्यक्तित्व भिन्नता होती है, जिसके कारण क्या होता है, बालक क्या करता है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है। दो बालक एक समान नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। चौथा प्रश्न ये कर रहा है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ये प्रश्न आपको 1 नंबर दे के जाएंगे, क्योंकि हर वर्ष ये प्रश्न हर वर्ष पूछता है, कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें नहीं पूछा हो। पहला करा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा करा है कि मलेरिया, हैजा यहाँ पे मियादी बुखार, चौथा करा है, तीसरा करा है मलेरिया, डेंगू, हैजा, चौथा करा है कि मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए चौथे का। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये रोगों का समूह है, मच्छरों से होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैजा दिया है, जो ये हैजा दिया है ये आपका महामारी से हो जाएगा। बुखार भी किसी भी कारण हो सकता है, ठीक, हैजा आपका महामारी से होगा। और इसमें देखिए ये मियादी बुखार जो है, मियादी बुखार यहाँ पे नहीं होगा। मलेरिया और चिकनगुनिया तो सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, अपना कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आपके 1 प्रश्न बनेंगे श्योर है। कह रहा सांपों के संदर्भ में सही कथन क्या है। हमारा पहला करा है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, एकदम सही है पहला। दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दूसरा हमारा ये कर रहा है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक समूह है, एकदम सही है, ये भी आपका दूसरे नंबर पे आ गया।
तीसरा कह रहा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। याद रखिएगा क्या कह रहा है, 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटते हैं, यहाँ पे देखिए 4 नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। इस आधार पे ये तीसरा गलत हो गया। व्यक्ति काटते हैं तो जहर के खोखले दांतों से अंदर शरीर के चला जाता है। ये इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 2 होगा। चौथा कह रहा है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। एकदम सही है, ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी चौथा होगा। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरे में सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। 5वें प्रश्न पे अगर हम बात करें तो 5वां प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही यहाँ पे अभिलक्षण चुनिए। पहला करा अच्छी गंध का पतला नीला रंग द्रव, और यहाँ पे दूसरा करा है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, और यहाँ पे तीसरा करा है कि बदबूदार गाढ़ा रंग गहरे का तेल होता है, और यहाँ पे चौथा करा है कि बदबूदार पतला या पीला द्रव होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें पेट्रोलियम की, तो ये बदबूदार होता है, इसमें अच्छा है, गलत है। इसमें बिना गंध की, गंध तो होता है, ये भी गलत है। बदबूदार इसमें भी है, बदबूदार इसमें भी होता है। गाढ़ा होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ये जो होता है क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये पतला बता रहा है, जो कि आपका गलत हो गया यहीं पे। गहरे रंग का तेल होता है, एकदम सही है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका 7वां प्रश्न है। और बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं। ये देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न है, यहाँ से आपके एक प्रश्न बनेंगे। करा मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला करा कि सोने चांदी से घोर कर बनाने वाले पेंट होते हैं। देखिए सोने चांदी से घोर कर कोई पेंट नहीं बनाया जाता है, ये बहुत ही महंगे होते हैं। दूसरा करा है हमारे यहाँ पे पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, एकदम सही है, यही ऑप्शन सही होगा। विशेष प्रकार के पोस्टर पे रंग होते हैं, गलत है। अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट होते हैं, फाइबर पेंट नहीं होते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। मधुबनी जो है आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है हमारा डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से साथ संबंधित है। पहला करा है कि बोलने और सुनने की, दूसरा करा है पढ़ने की, तीसरा करा है कि सुनने की, चौथा करा है कि बोलने की। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 8वें का। देखिए यहाँ पे डिस्लेक्सिया जो है आपके पढ़ने से संबंधित होगा। आप लोग इतना याद रखिएगा, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है। 9वां प्रश्न ये करा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध करना चाहिए। पहला करा है प्रकरणों के अंत में अंतःनिर्मित से, दूसरा करा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, तीसरा करा है कि इकाई के अंत में, चौथा करा है पाठ के अंत में। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का अभ्यास एवं गतिविधियाँ जो है लास्ट में कराई जाती है, अंतःनिर्मित होनी चाहिए। प्रकरण से जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक, संबंधित होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 10वां प्रश्न हमारा ये करा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। पहला करा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना तथा सम्मान देना चाहिए। दूसरा करा है कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार, अभिभावकों के विचार को नहीं, यहाँ पे आप शिक्षकों, यहाँ पे छात्रों को देंगे। विशेषता प्रयोग पर ध्यान देंगे, विशेष प्रयोग पर ध्यान नहीं देंगे। विशेष पुस्तक और परीक्षाओं पर ध्यान देंगे, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश होना चाहिए, गृह कार्य के माध्यम से नहीं। यहाँ पे देखिए गृह कार्य का दिया है। यहाँ पे देखिए दूसरा कार्य योगात्मक नहीं, पोर्टफोलियो के माध्यम से होना चाहिए। क्रमिक विकास किस प्रकार से वो सीख रहा है, किस प्रकार से कठिनाई है, किस प्रकार से उसे आगे पढ़ाना चाहिए, इस पर ध्यान होना चाहिए। पोर्टफोलियो या राइट आंसर यहाँ पे होगा आपके तीसरे ऑप्शन में। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे किसके लिए, देखिए श्रव्य यानी सुनने का भी प्रयोग कर रहा है, दृश्य मतलब देखने का भी सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, और शारीरिक गतिविधियों यानी करके सीखने पर भी जोर दे रहा है, प्रयोग कर रहा है। क्योंकि वे किस लिए कह रहा है कि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते समय। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते समय। तीसरा कह रहा है कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए, और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का दिया है, तो सबसे पहले देखिए अधिगम की वृद्धि के लिए होगा। इंद्रियों का प्रयोग यानी गतिविधियाँ करा रहा है, तो शारीरिक गतिविधियाँ होंगी उपयोग कराने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देखते क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न करा है कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला करा है कि सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा करा निर्देशित अधिगम या फिर खोज, तीसरा करा व्याख्यान द्वारा स्पष्ट, चौथा करा समस्या समाधान। तो राइट आंसर 13वें का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के अलावा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का विधियाँ हैं, व्याख्यान द्वारा स्पष्टता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़े अगर हम 14वें प्रश्न पे, तो 14 का देखिए क्या करा है। 14 का प्रश्न हमारा ये करा है कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को
आकार देने वाले वातावरणीय कारकों के निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। पहला कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा कह रहा है कि पौष्टिक की गुणवत्ता, तीसरा कह रहा है शारीरिक गठन, चौथा कह रहा है कि सांस्कृतिक। तो यहाँ पे कह सकते हैं संस्कृति। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें डैश के अलावा, यानी किसके अलावा विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों को निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है, तो शारीरिक गठन। तो राइट आंसर यहाँ पे इसके अलावा, इसको छोड़कर सभी है। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता पे भी जोर दिया जा सकता है, तो बालक यहाँ पे उसके सोचने विचारने में हो सकती है। पौष्टिक गुणवत्ता है, अगर सही शारीरिक उसकी यहाँ पे शारीरिक व्यंग्यता जो है अगर गलत है तो वो नहीं सीख पाएगा, इसके लिए उसकी गुणवत्ता जरूरी होगी। संस्कृति, उसकी वातावरण किस प्रकार से, ये भी होता है। लेकिन इसको छोड़कर शारीरिक गठन यानी वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, इससे मतलब नहीं होता है। इस आधार पे राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15वां का देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली एक संकल्पना के साथ जोड़ने के सहायता करता है। इसके पार्श्व में कह रहा है कि निहित उद्देश्य को डैश को बढ़ावा मिलता है। पहला कहा शिक्षार्थियों की सहायता, दूसरा कह रहा है पूर्णबलम, तीसरा कह रहा है ज्ञान की सहसंबंध एवं स्थानांतरण, और चौथा कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक प्रभावी शिक्षण की बात कर रहा है, प्रक्रिया की बात कर रहा है, संकल्पनाओं की बात कर रहा है, साथ में जोड़कर सहायता करने की बात कर रहा है, और पार्श्व में निहित उद्देश्य की बात कर रहा है। तो ये ज्ञान के साथ सहसंबंध के स्थानांतरण की बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें प्रश्न की, 16वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। उसके विचार से कौन सा उद्देश्य अधिक उपयुक्त होगा। तो पहला कह रहा है कि विद्यालय का नाम यहाँ पे प्रसिद्ध करना, दूसरा कह रहा है कि अभिभावकों को संतुष्ट करना, तीसरा विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कराना, चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो 17वें का जो राइट आंसर जाएगा, 16वें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब होता है वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 17वें प्रश्न की, तो 17वां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कांसा यानी भ्रांस जो है विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, इसका ये कथन कौन सा सही है। कांसा, तांबा, कापर तीन की मिश्रित धातु होता है। दूसरा कह रहा है कांसा जो होता है तांबा और यहाँ प्लेटिनियम की मिश्रित धातु से बना है। तीसरा कह रहा है कांसा एक तत्व है। चौथा कह रहा है कांसा जो होता है तांब, कापर और जस्ता जिंक की मिश्र धातु से बना हुआ है। तो 17 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो ये जो जाएगा कांसा जो होता है तांबा यानी कापर और टीन के मिश्रित धातुओं से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर हम 18वें प्रश्न की बात करें, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर दीजिएगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि प्रयोग और अप्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा के सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के संकल्पनाओं को सीखती है। पहला कर अपसारी, दूसरा मॉडलिंग, तीसरा अनुकरण, चौथा कर अभिसारी। तो राइट आंसर यहाँ पे 18वें का किसके साथ जाएगा। देखिए सृजनात्मकता की बात किया तो अपसारी का मतलब होता है फैलाव और अभिसारी का मतलब होता है यहाँ पे बटराव। मतलब कह सकते हैं कि जो आपके खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देखिए क्या कह रहा है कि अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। उज्बेकिस्तान था, ओमान था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का किसके साथ जाएगा। अगर 19वें की बात किया जाए तो अल बरूनी जो था यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ आया था। राइट आंसर आपका ये प्रश्न बहुत ही आसान है, पहले के साथ जाएगा। अगर 20वें प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं या फिर बाधित हैं। बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है। पहला कह रहा है कि समन्वयक शिक्षा, दूसरा कह रहा है प्रतिपूरक अधिगम, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, चौथा कह रहा है कि समावेशी शिक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का किसके साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का जो जाएगा यहाँ पे समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसमें विकलांग बालक भी हैं, अक्षम बालक भी हैं, शारीरिक अक्षम बालक भी हैं, इसमें सभी प्रकार के हैं। तो ये जो जाएगा यहाँ पे कोई भी अक्षम बालक होगा उससे संबंधित यहाँ पे समावेशी कक्षा से होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है। ये एक साधारण पश्मीना शाल बुनने में डैश घंटे लगते हैं। पहला कह रहा है कि 6 से 200, दूसरा कह रहा है कि 10 दिन 250 घंटे लगते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10 दिन 200 घंटे लगते हैं, या फिर कह रहा है कि यहाँ पे
6 दिन 250 घंटे लगते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास से आप लोगों ने कितने बेहतर तरीके से सीखा है वो भी बता दीजिएगा, और अगली क्लास किस पे चलाई जाए वो भी बता दीजिएगा आप लोग। तो जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी आपकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और किसी में का आप लोग आंसर बताइएगा कि आंसर कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।